राज्यसभा का शक्ति संग्राम। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। इस बार के राज्यसभा चुनाव पर सभी लोगों की नजर है। इससे पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर लोगों के मन में इतनी उत्सुकता नहीं थी, लेकिन बीजेपी की विपक्षी दलों की घेराबंदी ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। राज्यसभा की 56 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 41 उम्मीदवार तो निर्विरोध निर्वाचित हो गए, लेकिन 3 राज्य उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की 15 सीटों के लिए मतदान हुआ। यूपी और कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग की आशंका जताई गई और साथ ही हिमाचल में भी पाला बदलने की खबर विधायकों की आई है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट्स देखिए। राज्यसभा की 15 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इस चुनाव को सभी राजनीतिक दल गंभीरता से ले रहे हैं। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सभी राजनीतिक दलों ने कई महीने पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी थी। हालांकि राज्यसभा चुनाव के नतीजों का केंद्र और राज्य सरकार की स्थिरता पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद भी सभी राजनीतिक दल राज्यसभा चुनाव को लेकर गंभीर है। राज्यसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। यूपी, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की 15 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी ने 8 उम्मीदवार और विपक्षी समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वोटों के आधार पर बीजेपी के 7 और सपा के 3 उम्मीदवार जीत दर्ज करा सकते हैं। बीजेपी ने 8वां उम्मीदवार खड़ा करके चुनाव को और भी ज्यादा रोचक बना दिया है। यूपी में अखिलेश को कई विधायकों की क्रॉस वोटिंग का डर भी सता रहा है। वहीं कर्नाटक में भी सभी दलों को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। यही वजह है कि मतदान से पहले कांग्रेस ने सभी विधायकों को होटल में शिफ्ट कर दिया था, तो वहीं बीजेपी और जेडीएस ने अपने विधायकों की निगरानी बढ़ा दी थी। वोटों की संख्या को देखते हुए कांग्रेस का 3 सीटों पर जीतना तय माना जा रहा है। हालांकि यहां चौथी सीट पर पेच फंसा हुआ है। संख्या बल के आधार पर बीजेपी 4 सीट पर जीत हासिल करती हुई दिख रही है, लेकिन यहां जेडीएस विधायक क्रॉस वोटिंग भी कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए हो रहे चुनाव में कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को उतारा है। 68 सदस्यों वाली हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस के 40 और बीजेपी के 25 विधायक हैं। 3 निर्दलीय विधायक भी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस का संख्या बल 43 पहुंचता है, जो जीत के लिए जरूरी प्रथम वरीयता के 35 वोट से 8 अधिक है। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस से ही आए हर्ष महाजन को उतारकर मुकाबले को और ज्यादा रोचक बना दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे राज्यसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ऐसे में जिस दल के पक्ष में नतीजे जाएंगे, वो दल इन परिणामों को लोकसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। तो राज्यसभा चुनाव और अब उसकी वोटिंग भी शुरू हो जाएगी, लेकिन जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं क्रॉस वोटिंग को लेकर, इस क्रॉस वोटिंग में बहुत सारा गणित समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत यह भी है कि इस क्रॉस वोटिंग का आखिर असर क्या होगा। साथ ही हिमाचल प्रदेश को लेकर जो बात की जा रही है, तो क्या कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ जाएगी? और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पाला बदला गया, तो सवाल यह भी उठता है कि समाजवादी पार्टी की कमान पर और उसकी मजबूती पर भी सवाल उठते हैं। सवाल इंडिया गठबंधन पर भी उठते हैं। और साथ ही साथ बिहार से भी खबर निकलकर यह सामने आई कि महागठबंधन के 3 एमएलए को तोड़ लिया गया, जिनमें से 2 कांग्रेस के और 1 आरजेडी का, जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इसी के साथ लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान भी कुछ ही दिनों में हो जाएगा। कभी भी इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, लेकिन उससे पहले ऐसी टूट क्या जनता तक एक बड़ा संदेश जाएगा, और क्या उस संदेश से इंडिया गठबंधन या विपक्षी पार्टियों को बड़ा नुकसान होने की आशंका है? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार
लेकिन हिमाचल प्रदेश के थोड़े से गणित को आपको समझना होगा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में दो धड़े हैं, जिनमें से कांग्रेस का एक धड़ा जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का समर्थक है, और दूसरा जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, जो अब पार्टी की अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी, उनका समर्थक है। अब ऐसे में जो राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से उतरे हर्ष महाजन, उनके बारे में यही बताया जाता है कि वो वीरभद्र सिंह के पुराने करीबी रहे हैं। अब ऐसे में अगर बीजेपी की तरफ से हर्ष महाजन चुनाव लड़े तो उनका यह भी कहना रहा कि उन्होंने सभी विधायकों से वोट मांगा है, तो क्या वीरभद्र जी का जो समर्थक है कांग्रेस का धड़ा, क्या वो हर्ष की तरफ वोटिंग करेगा और क्या उन्हीं 9 विधायकों के पाला बदलने की बात चल रही है? ये तमाम सवाल हैं। हमारे साथ जो अब मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, प्रखर सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, और यश भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। प्रखर जी, खबर तो राज्यसभा चुनाव में आपके लिए अच्छी नहीं आई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति नजर आ रही है उससे तो एक बड़ा झटका कांग्रेस को लग रहा है। सोचेगा कि आपके 9 विधायकों के पाला बदलने की खबर चल रही है। कांग्रेस पार्टी को वोट दिया गया था, जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है और जनता आगे भी कांग्रेस पार्टी को वोट देगी। जनता ने जो विधायक जीत के आए हैं उनको कांग्रेस पार्टी की नीतियों की वजह से दिया था वोट, और बीजेपी की खराब नीतियों के खिलाफ वोट दिया था। तो अगर कोई बदलना चाहता है वो बदल सकता है। जनता उनको सबक सिखाएगी, जनता आगामी चुनाव में उनको बताएगी कि उन्होंने वोट कांग्रेस पार्टी के लिए वोट दिया था। भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्टाचारी नीति है, जो चरम पर महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके खिलाफ वोट दिया था। नहीं, लेकिन सवाल तो ऐसे में यही है ना कि आपके विधायक एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए पाला बदल रहे हैं। कोई अपने फायदे के लिए कहीं जाना चाहता है, वो फायदे के लिए जा रहा है। हाँ, आपके विधायकों की तरफ से तो यह भी बयान आया कि मंत्री नहीं बनाया गया था इसलिए नाराज हूं। तो भाई ये तो फायदे की बात हुई। आप ही ने खुद ही आंसर दे दिया कि मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। अरे नहीं, तो अब सवाल ऐसे में यह है कि अगर आप ही की पार्टी के लोगों की तरफ से ऐसे बयान आएंगे तो सवाल तो पार्टी पर ही उठेगा ना। नहीं, पार्टी पर कोई सवाल नहीं है। जनता वोट देती है, कांग्रेस पार्टी को वोट देती है। और जितने भी लोग आज तक, इससे पहले आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, सब अपने पर्सनल फायदे के लिए गए। किसी को राज्यसभा की सीट चाहिए थी, किसी को कुछ चाहिए था। पार्टी की कोई ऐसा नहीं, कोई बीजेपी की विचारधारा को लेकर चला गया। तो अपने पर्सनल फायदे के लिए कोई कहीं जाना चाहता है जाए, मगर जनता ने आपको चुन के भेजा था। जनता ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर आपको चुन के भेजा था, कांग्रेस पार्टी की सोच को लेकर चुनकर आपको भेजा था। और जनता आपको आगामी चुनाव में फिर सबक सिखाएगी, क्योंकि जनता के आप लोकतांत्रिक जो उसका अधिकार है उसके साथ जब आप मजाक करेंगे तो जनता ये मजाक ये बर्दाश्त नहीं करती है। और बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि मेरे अंदर अंतरात्मा की आवाज है जी, तो जनता फिर ऐसी आत्माओं को भटका देती है। ठीक है। यश भारती जी, सवाल आपसे भी यही है कि आपकी तरफ से भी 7 विधायकों ने पाला बदल लिया है, और सोचिए आपके तो जो व्हीप चीफ बने थे उन्होंने ही इस्तीफा दे दिया और कह दिया कि अब हमारे बस का नहीं है। यश जी राणा साहब, क्या आपसे कहा कि हमारे बस का नहीं है? महाराज, लेटर तो आपने नहीं पढ़ा क्या? नहीं, मैंने लेटर पढ़ा। हाँ, तो फिर उसी में लिखा हुआ था हमारे क्या उसका, अच्छा उसमें क्या लिखा हुआ था? चलिए मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूंगा अभी। आप बता दीजिए लेटर में क्या था लिखा हुआ। लेटर में क्या था लिखा हुआ बताइए ना यश जी। यश जी, लेटर में क्या था लिखा हुआ? अगर आपको ऐसी कोई बात है तो मैं उनका मनोज पांडे जी का लेटर पढ़ के बता देता हूँ। हाँ, वही तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप बताइए ना क्या लिखा हुआ उसमें। एक मिनट बता दे रहा हूं मैं आपको खोल करके। अगर उनके लेटर से ही आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं और वही एक विषय रह गया है, तो फिर तो कोई डिबेट करने की बात ही नहीं बची। नहीं, आप मुझे लेटर पढ़ के बताइए ना। कहानी है तो मैं सुन लूंगा आपसे बाद में, आप लेटर पढ़ के बताइए ना मुझे। एक मिनट में खोले दे रहा हूँ। मैंने इसकी अहमियत भी नहीं समझी कि उसको मैं खोल के अपने पास रखा रहा हूँ। हाँ। अवगत कराना है कि आपके द्वारा हमें समाजवादी पार्टी विधानसभा मंडल में
विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया था। अतः मैं मुख्य सचेतक के पद पे त्याग पत्र दे रहा हूँ, कृपया इसे स्वीकार करने कृपा करें। इसमें कहाँ लिखा है कि मेरे बस का नहीं है? हाँ, तो अगर वो छोड़कर मैं वही बता रहा हूँ यश जी, अगर वो आपके यहाँ त्याग पत्र देकर बीजेपी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। आप लेटर की बात कर रहे थे, अब आप लेटर की बात कर लीजिए। यश जी, मैं वही बता रहा हूँ कि अगर वो आपको त्याग पत्र देकर, अच्छा एक बात बताइए ना, कोई आदमी त्याग पत्र क्यों देता है और दूसरे के साथ कब जाता है, बताइए ना। ये मुझसे बेहतर तो आप लोग बेहतर समझते होंगे। हाँ, तो बेहतर समझते थे इसीलिए बताया था। खैर छोड़िए, अब मुद्दे पर आते हैं। आप मुद्दे पर आते हैं यश जी, मुद्दे पर आते हैं। देखिए, समय केवल आधा घंटा ही है यश जी, मैं वही कह रहा हूँ, समय केवल आधा घंटा ही है, इसलिए सार्थक चर्चा की तरफ चलते हैं। आप रहे थे लेटर ढूंढने में, आपने, मैं उसको संभाल के, तो मुझे रखना नहीं है। जो आदमी छोड़ के चला गया उसको संभाल के रखना क्या है? आपने उस बात को लाए। अब आप मुझे ये बताइए, आज आपको तरक्की मिलेगी, आपको कहीं दूसरी जगह लाभ दिखेगा, आप जाएंगे क्या? आप विचारधारा रखेंगे, टीवी चैनल ने मुझे अवसर दिया था, यहां मुझे चुना गया था, मैं जिंदगी भर यही रहूंगा। वफादारी किसके साथ रखेंगे आप? लाभ के लिए जाएंगे ना। तो जैसा हमारे साथी ने कहा, लाभ क्या था? जनता से वादे क्या किए थे? भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत में, एनडीए के खिलाफत में वोट मांगा था, जनता ने वोट दिया था, चुन के भेजा। आज जनता के अधिकार के वोट को वोट करना था, बीजेपी एनडीए के खिलाफत में वोट करना था। अगर बीजेपी एनडीए के समर्थन में वोट कर रहे हैं, यानी जनता का, जनादेश का अपमान कर रहे हैं। जो जनता ने चुन के भेजा, जो वोट दे करके भेजा, और बीजेपी एनडीए के खिलाफत में एक विधायक चुन के भेजा, इन लोगों ने उनकी जनता के खिलाफत में बात की, उनके जनादेश का अपमान किया। जनता के बीच में जाएंगे, जवाब मिलेगा, जनता पूछेगी और इनको जनता को जवाब देना है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का तो खुलेआम बात है, ऑपरेशन लोटस, तोड़फोड़ करने वाले को चाणक्य कहते हैं, रणनीतिकार कहते हैं। ये रणनीति होती है। अगर तोड़फोड़ को चाणक्य कहा जाता है, रणनीति कही जाती है, तो ऐसी तोड़फोड़ रणनीति इनको मुबारक। हम तो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, संविधान पर विश्वास करते हैं, संविधान की मूल भावनाओं पर काम करते हैं, न कि संविधान को खत्म करने आते हैं। ये वो लोग हैं जो जयपुर हाईकोर्ट में मनु महाराज की फोटो लगाते हैं, संविधान के रक्षक जगह पे जहां न्यायालय का काम है। तो भारतीय जनता पार्टी तो संविधान बदलने आई, हम उसके खिलाफत में है। तो जितना संघर्ष कर सकता होगा उसके खिलाफत में संघर्ष के लिए खड़ा रहेगा। जो लाभ चाहता है वो लाभ के लालच में चला जाएगा, और जो जा रहा है ये जनता देख रही है। ठीक है यश जी, ठीक है। खेमचंद जी, चुनी हुई सरकारों को तोड़ना या विधायकों को जो पाला बदलने की बात चल रही है, और सीधा सीधा दोनों का आरोप यही है कि आप लालच दे रहे हैं, उधर उनको फायदा दिख रहा है, वो जा रहे हैं। जय हिंद के राणा जी। देखिए, दोनों प्रवक्ताओं को मैंने बड़ी गंभीरता से सुना। ये तो एक कहावत है गांव में, अंगूर खट्टे हैं। आज जा नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम खाना नहीं चाहते क्योंकि खट्टे हैं। आज जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, मोदी जी के साथ खड़ी है, मोदी जी की योजनाओं के साथ खड़ी है, मोदी जी की गारंटी के साथ खड़ी है। उनको लाभ मिल रहा है, हर एक व्यक्ति को अलग अलग योजनाओं का लाभ मिला है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मल्टीपल योजनाओं का डायरेक्ट लाभ मिला है। कौन सा लाभ दिया वो बताइए, इनको कौन सा लाभ दिया जो वोट दे रहे हैं? यश जी एक एक करके बात करेंगे, मैं लौटूंगा आपके पास। यश जी, मैं लौटूंगा आपके पास, एक एक करके बात और बोलो आप युवा साथी, और बोलो, मैं सबसे कम बोलूंगा। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो योजना है वो जन जन तक पहुंची है, मल्टीपल योजनाओं का लाभ मिला है। और जब लोग ये कहते हैं कि भाई जनता जवाब मांगेगी, तो जनता जवाब मांग रही है, इसीलिए एमएलए जो प्रेशर है, क्योंकि जनता कह रही है कि हमें मोदी जी को मजबूत करना है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। इसीलिए जो भिन्न भिन्न पार्टी के एमएलए हैं वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर, जनता की आवाज सुनकर, जनता के साथ संवाद करके वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर मोदी जी को मजबूत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मोदी जी की ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा में सीटें आए और मोदी जी और ज्यादा अच्छे फैसले लें, तेजी से फैसले लें, और देश को जिस तरीके से उन्होंने 10 साल में विकास के पाथ पे अग्रसर किया है, जिस तरीके से उन्होंने मजबूत किया है, वो प्रक्रिया और तेजी से आगे बढ़े। तो उसी की वजह से अंतरात्मा की आवाज सुनकर भिन्न भिन्न पार्टियों के एमएलए ने हमारे जो खेमचंद जी, कौन सी अंतरात्मा की आवाज होती है? खेमचंद जी, कौन सी अंतरात्मा की आवाज होती है कि वोट किसी दूसरी विचारधारा पर मांगा जाए और फायदा देखकर फिर किसी दूसरी तरफ चला जाए? ये कौन सी अंतरात्मा की आवाज है? नहीं, ये संविधान, ये तो मौका परस्ती हुई। फिर के राणा खेमचंद जी, खेमचंद जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? प्रखर जी जी, क्या
जिस तरह से क्रॉस वोटिंग अब हुई और विधायकों ने जिस तरह से पाला बदला, तो क्या इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा और एक बड़ा नुकसान होगा? देखिए, जो आपने टफ क्वेश्चन खेमचंद जी से पूछा और वो चले गए, उसका जवाब मैं दे देता हूं। जनता विचारधारा पर वोट देती है, जनता आपके मुद्दों पर वोट देती है, जनता पार्टी की एक सोच पर वोट देती है। तो जिस जनता ने हमको वोट दिया था, और इन विधायकों को भी जनता ने कांग्रेस पार्टी की सोच पर वोट दिया था, तो कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देगी उसको जिताएगी। जनता तो हमारी सोच पर हमको वोट दे रही है ना, तो इनके जाने से, किसी के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको लीडर पार्टी ने बनाया, किसी को भी बड़ा लीडर पार्टी बनाती है। तो जो पार्टी चाहती है वही होता है, और जनता पार्टी के साथ है। इस देश में इतनी महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। इस देश में 44% युवा, जहां 25 साल का जो कम है वो बेरोजगार है। तो किसी लेकिन प्रखर जी, इस बात को तो स्वीकारना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश में जो अंतरकलह थी या जो दो धड़े हैं कांग्रेस के, उसी का नुकसान है और उसी का असर है ये। देखिए, आपने चंडीगढ़ चुनाव अभी देखा है ना राणा जी, क्या क्या हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है चुनाव जीतने के लिए। कैसे, किस टाइप का प्रेशर डाला होगा, किस टाइप की चीजें करी होंगी, ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने। मगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ थी, है और रहेगी, और इसका हर कार्यकर्ता इनके खिलाफ खड़ा रहेगा। ठीक है खेमचंद जी, आपसे वही वाला सवाल जिस पर आपका कनेक्शन टूट गया था कि ये कौन सी अंतरात्मा की आवाज है कि चुनाव लड़ते हैं जिस विचारधारा के साथ, फिर फायदा देखकर दूसरे की तरफ चले जाते हैं। कौन सी अंतरात्मा की आवाज है? देखकर मैं ऐसा मानता हूं कि जनता उनको चुनती है, और जनता के साथ संवाद, और जनता की जो आकांक्षा है, जनता की जो एस्पायरेशन है, जनता का जो फीडबैक है, उसके अनुसार अगर डिसीजन ले रहे हैं तो ये संवैधानिक है, ये डेमोक्रेटिक भी है। कि लगातार जब जनता के बीच में वो जा रहे हैं तो जनता अप्रिशिएट कर रही है मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को अप्रिशिएट कर रही है, और जनता उनसे कह रही है कि आपने जिस पार्टी में भी आप थे, जिस विचारधारा के साथ भी आप थे, लेकिन वो नकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, नकारात्मक तरीके से काम कर रहे हैं। आज मोदी जी को मजबूत करना है, मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत। लेकिन चुनाव तो मोदी जी के खिलाफ ही लड़ा था। नहीं, लड़ा था ना। हाँ, तो उस समय पर विचारधारा समझ में नहीं आ रही थी कि किसकी अच्छी है किसकी खराब है। राणा जी, दो चीजें हैं। एक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस्तीफा दे रहे हैं फिर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, राज्यसभा इलेक्शन में ये मैंडेटरी नहीं होता, अगर व्हिप जारी नहीं हुई है तो यहाँ पे एक फ्रीडम कि आप कहीं किसी भी कैंडिडेट को, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए किसी और को वोट नहीं कर सकते हैं। तो जहां जिसको लगता है जहां व्हिप जारी नहीं हुई है तो वो अपने विचार से कर रहे हैं। लेकिन जो मेरे को समझ में आता है, वो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता उनको कह रही है कि आप मोदी जी को मजबूत करो, आप मोदी जी के साथ खड़े हो जाओ। और क्योंकि राज्यसभा में अगर इन पार्टियों के लोग जाएंगे तो वो नकारात्मक तरीके से काम करेंगे, वो कामों को अटकाने भटकाने लटकाने का काम करेंगे। तो आज का समय लटकाने भटकाने का नहीं। ये थोड़ा सा मुझे भी लॉजिकल नहीं लग रहा है राणा साहब, ये लॉजिकल नहीं लग रहा है। राणा साहब, एक चीज पूछनी है बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद जी से कि जिन नेताओं पर स्वयं आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार का, चक्की पी सिंह और हेमंत बिस्वा शर्मा, अजीत पवार, जितने भी प्रखर जी उनको कैसे लेने में प्रखर जी मैं वो सवाल दोबारा नहीं पूछूंगा क्योंकि पिछली बार खेमचंद जी उन्हीं सवालों में उलझ गए थे। यश भारती जी, के राणा साहब, हाँ। मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथी से उन्हीं के जवाब से ही सवाल बना हुआ है। हाँ। जनता आपको वोट देती है राशन पे, जनता आपको वोट देती है मकान पे, जनता वोट देती है आपको आपकी और उपलब्धियों पे। इन लोगों ने कौन सी आपकी उपलब्धि देख ली? ये तो आपके खिलाफत में जीत करके आए हैं। जनता ने इनको आपके खिलाफत, तो इनको आपने कौन सा आवाज दिया है, कौन सा राशन दिया है, बता दीजिए ना, साफ साफ बता दीजिए। जनता को आप देते हैं तब आप वोट पाते हैं, आप खुल करके बोल रहे हैं, अभी आपने बोला भी था। अब इन विधायकों को कौन सी चीज दी है वो भी बता दीजिए। कौन सा मंत्री पद का लालच है? जैसे अभी चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस के दो खेमे हैं, वो मंत्री नहीं बनाए, सीधे नाराज है। तो अब आप कहां मंत्री बनाने वाले हैं? यानी हिमाचल की सरकार आप तोड़फोड़ करने के लिए जाने वाले हैं, अपना ऑपरेशन लोटस चलाएंगे? तो थोड़ा खुल के बताइए ना इस बात को कि कैसे मुख्य सचेतक समाज। ठीक है, लेकिन यश जी अब मेरा सवाल, आपने अपनी बात रख ली, अब मेरा सवाल यश जी, अब मेरा सवाल ये है कि क्या जवाब दे दूं? नहीं, मैं लौटूंगा, खेमचंद जी लौटूंगा आपके पास। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान लगातार आ रहे थे, क्या ये उसी के साइड इफेक्ट तो नहीं है?
नहीं, साइड इफेक्ट होते तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में होते तो मैं मान सकता था एक बार को साइड इफेक्ट है, और निश्चित तौर पे लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से आरोप लगा के भी भागते। हाँ, यश जी, यश जी, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के उन बयानों ने समाजवादी पार्टी पर डेंट नहीं किया? नहीं, देखिए उनका व्यक्तिगत, उन्होंने अपना इस्तीफे में भी यही बात करी कि मेरे व्यक्तिगत क्यों माने जा रहे हैं इन सब बातों को, तो उनके व्यक्तिगत ही जवाब थे, और कई तो तार्किक बात थे, तार्किक जवाब देना चाहिए था उन बातों का, लेकिन जवाब ना देते लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बार भी उनके उन बयानों पर आपत्ति नहीं जताई गई, बल्कि उन्हें एक बार तो प्रमोशन दे दिया गया था, ये आपको भी याद होगा। तो ये कहीं ना कहीं तो डेंट कर ही रहा होगा। आप नहीं, आप व्यक्तिगत क्या बात करते हैं वो आपकी व्यक्तिगत बात है, व्यक्तिगत छवि, लेकिन पार्टी लाइन पे जो बात करते हैं वो पार्टी की बात। लेकिन पार्टी ने इस बात को कहां से, पार्टी ने इस बात को स्पष्ट ही नहीं किया कि वो उनकी व्यक्तिगत राय थी या पार्टी की राय थी। जातीय जनगणना, आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र, ये हमारी पार्टी की लाइन है। यश जी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जितने भी बयान दिए, यश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जितने भी बयान दिए उनमें से एक पर भी पार्टी ने स्पष्टीकरण नहीं दिया, ना ही ये कहा था कि ये उनका निजी बयान है, इससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कोई बयान नहीं आया। आप मेरे साथ उस समय पर भी डिबेट में थे, आप उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे पूरी डिबेट में। के राणा साहब आरक्षण खत्म कर रहे हैं, इस बात पे पूरी पार्टी ने समर्थन दिया, और ये पार्टी की लाइन है, मैं आपको बता चुका अभी थोड़ी देर पहले। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के उन बयानों की बात कर रहा हूं जिसमें वो हिंदू धर्म को लेकर या हिंदू ग्रंथों को लेकर जो आपत्तिजनक बयान दिए थे उनकी चर्चा कर रहा हूं मैं। आपत्ति स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयानों की थी, तो मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, जो टेस्ट ट्यूब बेबी बना देते हैं सीता मैया को, जो हनुमान जी को दलित बना देते हैं, जो एक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के टीवी चैनल पे कहते हैं कि बलात्कार हुआ था सीता मैया का, उन पे भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई कर दी। जो हमसे सवाल हो रहा है वो सवाल उनसे भी होना चाहिए। ठीक है खेमचंद जी, लोकतंत्र में सरकारें 5 साल के लिए चुनकर आती है, लेकिन बीच में ही जो ये टूट फूट हो जाती है, इसे लोकतंत्र कहा जाए? देखिए, लोकतंत्र की बात समाजवादी पार्टी वाले कर रहे थे, वो एक बार ये भी बता दें कि उनकी पार्टी में कितना लोकतंत्र है और क्यों एक ही परिवार, कुछ लोग ही उसके हेड बनते हैं, क्यों उसके मुखिया हैं, बाकी लोग क्यों नहीं वहां पे ऊपर आ सकते। नहीं खेमचंद जी, अभी मैं परिवारवाद पर नहीं जा रहा हूँ। खेमचंद जी डायरेक्ट मेरे सवाल पर आ जाइए। खुला होते हैं, यश जी एक एक करके सवाल एक एक करने का तरीका नहीं है। सुन लो नौटंकी करते हैं ना, हमारा परिवार ही नहीं है। यश जी, हाँ यश जी, प्रखर जी एक एक करके बात करेंगे। ब्रजेश पाठक जी परिवार वाले हैं, अगर आप म्यूट नहीं करेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा। यश जी, मैं पहले ही काउंटर कर चुका हूं कि परिवारवाद पर अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं। खेमचंद जी देखिए, अब इन्होंने जो बातें कही कि अपने फायदे के लिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी उनका पर्सनल एजेंडा था, पर्सनल था तो प्रमोशन क्यों, पर्सनल नहीं था तो एक्शन क्यों नहीं, वो तो खुद गए, एक्शन तो लिया नहीं, तो इम्पैक्ट तो आएगा ही। और सनातन के जितने भी लोग विरोधी हैं उनको एक प्रमोशन देते हैं, लगातार प्रमोशन देते हैं। अभी शुरुआती नहीं, मेरा सवाल दूसरा था खेमचंद जी, मेरा सवाल दूसरा था, उस पर तो मैं काउंटर कर चुका हूं, मेरा सवाल दूसरा था। राणा साहब, मैं आता हूँ, मेरे को मेरे हिसाब से आप 30 सेकंड तो दीजिए। आप बताइए ना विधायकों को क्या दिया भैया, कौन सा राशन दे दिया, कौन सा आवास दे दिया, कौन सी गाड़ी दे दी, कौन सा मंत्री पद दे दिया। यश जी एक एक करके बात करेंगे, यश जी एक एक करके बात करेंगे। सुन लो इसको मंत्री बनने की तारीखें बता रहे हैं। यश जी समय कम है, एक एक कर ही बात करेंगे। खेमचंद जी जवाब दीजिए। कहते हैं कि लोग समझ नहीं पाएंगे, आप चिड़विड़ करते रहोगे। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो विधायक आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट कर रहे हैं, और वो जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति है उसका विरोध कर रहे हैं, सकारात्मक राजनीति का साथ दे रहे हैं। इन्होंने कहा क्या राशन दिया, राशन सबको जा रहा है, जनता को जा रहा है, घर जनता को गए। खेमचंद जी मेरा सवाल ये था, खेमचंद जी सुन लीजिए ना, खेमचंद जी देखिए समय कम है। मेरा सवाल ये था कि लोकतंत्र में सरकारें 5 साल के लिए चुनकर आती हैं, लेकिन बीच में जो ये टूट फूट हो जाती है, क्या इसको लोकतंत्र कहा जाए? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि 1 इलेक्शन 1 नेशन होना चाहिए, ये लोग एग्री नहीं कर रहे। एक बार नहीं तो 1 इलेक्शन भी तो 5 साल के लिए ही होगा ना,
मेरा सवाल उस पर है ही नहीं कि कितने इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन हुआ उसमें अरे किसी ने आपको रोका है क्या? यहाँ पे प्रोविजन है। अब जो करंट सिस्टम में जनता के पास ऑप्शन है कि वो अपने एमएलए को इन्फ्लुएंस करे और एमएलए को इन्फ्लुएंस करे कि क्या सही है क्या गलत है। तो आज जनता ने इन्फ्लुएंस किया है कि भारतीय जनता पार्टी सही है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करो, उन्होंने किया है। ठीक है, लास्ट कमेंट प्रखर जी, हाँ लास्ट कमेंट प्रखर जी। जो तस्वीरें अभी राज्यसभा चुनाव को लेकर निकली, इनको किस तरह से समझा जाए कि क्या पार्टी पर पकड़ कमजोर रही कांग्रेस की, क्योंकि बिहार में भी आपके 2 विधायक टूट गए हैं। देखिए, फिर मैंने बोला कि पार्टी के नाम पर जनता ने पार्टी को वोट दिया था, किसी व्यक्तिगत तौर पर किसी व्यक्ति को नहीं दिया, पार्टी को वोट दिया। पार्टी जिसको टिकट देगी उसी वही जीतेगा। और खेमचंद जी ने जो कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन, अरे भाई बाद में आप कहीं की सरकार गिरा देंगे, फिर वहां इलेक्शन होगा, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है यश जी, हाँ ठीक है, समय कम है। यश जी, एक तरफ अब लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो ऐसे में कैसे समझा जाए कि आपकी पकड़ मजबूत है, आपके लोग आप ही के साथ हैं, और अगर जनता उनको जिता भी देगी तब भी वो आप ही के साथ रहेंगे, ये भरोसा कैसे दिलाएंगे इस टूट के बाद? देखिए राणा साहब, जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात होता है। अब ये विश्वासघात लोगों पे जनता ने भी विश्वास किया, हमने भी विश्वास किया, हमने मौका दिया अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह दे करके, उन्होंने विश्वासघात किया। जनता देख रही है इस विश्वासघात का बदला लेगी। दूसरी बात, अहम बात उठाई ना 1 नेशन 1 इलेक्शन का, ये बार बार जो उपचुनाव होते हैं इस तरीके से, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैंने यही कहा ना, ये दोहरा चलते दोहरे मापदंड दिखावा करते हैं ये, और ये जवाब नहीं दे पाए। ठीक है, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से टूट फूट देखी गई या पाला बदलने की प्रक्रिया को देखा गया, एक जहां हिमाचल प्रदेश में बताया जा रहा है कि 9 विधायक हैं जिन्होंने बीजेपी की तरफ वोट किया है, ऐसा ही स्थिति उत्तर प्रदेश में है जहां 7 विधायक समाजवादी पार्टी के बीजेपी की तरफ वोट करते हैं। कर्नाटक में उल्टा देखा गया कि बीजेपी का 1 विधायक कांग्रेस की तरफ वोट करता है, और साथ ही बिहार में तो टूट देखी गई, महागठबंधन के 3 विधायक टूटकर बीजेपी में आ गए हैं। इस टूट फूट से लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।